व्यूअर्स, कई बार मैक्सिमम आउटपुट पाने के लिए हमें अपनी वर्किंग स्ट्रेटजी या प्लानिंग में कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी ने भी कुछ पार्ट से या कुछ सेल्स से मैक्सिमम आउटपुट पाने के लिए उन सेल्स या ऑर्गन्स में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। जैसे आरबीसी रेड ब्लड सेल को एनर्जी चाहिए, हर सेल को एनर्जी चाहिए, लेकिन उसे एनर्जी जनरेट करने के लिए जो पार्ट चाहिए वो ही नहीं दिया। और लंग्स जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करते हैं या रिलैक्स करते हैं ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके, उनको मसल सेल्स ही नहीं दिए जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। माय नेम इज़ वीरेंद्र गुप्ता और आज इस वीडियो में हम डिटेल में इन दो एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसा आपको मालूम ही है कि हमारी बॉडी करोड़ों सेल्स से मिलकर बनी है। जैसे घर ईंटों से मिलकर बना होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है और हर सेल अपने में हर एक फंक्शन करने में कैपेबल है। जैसे उसे एनर्जी चाहिए तो एनर्जी भी जनरेट करती है सेल, उसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना है तो वो भी एक्सक्रीट करती है, और कुछ प्रोटीन्स बनाने हैं तो वो भी प्रोटीन्स भी बनाती है। तो यानी कि सेल इज़ ए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। हमारी सेल्स में कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। वो ही कंप्लीट फंक्शन सेल का करते हैं। जैसे न्यूक्लियस है, वो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सेल मेम्ब्रेन है तक जो सारे पार्ट्स को एक जगह एनक्लोज करके रखता है। राइबोसोम है जो सेल को जो प्रोटीन्स चाहिए वो बना के देता है। और वहीं एक पार्ट है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। वो सेल को एनर्जी जनरेट करके देता है एटीपी की फॉर्म में, और इसीलिए इस ऑर्गेनल को, माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस भी कहते हैं सेल का। अब ये एटीपी क्या होता है? जैसे इंडिया में रुपए की करेंसी चलती है और यूएस से जाओ तो डॉलर, और इंग्लैंड जाओगे तो पौंड। ऐसे ही सेल में कोई भी एक्टिविटी करने के लिए किसी भी पार्ट को कोई भी एनर्जी चाहिए तो वो एटीपी की फॉर्म में ही उसे एनर्जी चाहिए। यानी सेल की जो करेंसी है वो एटीपी है। और हर जो भी ऑर्गेनल है उसको कोई भी एक्टिविटी करनी है तो वो एटीपी को खर्च करेगा और उस काम को अपना कंप्लीट कर लेगा। तो ये एटीपी बनता कैसे है, अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी बनाने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए, एक ऑक्सीजन और एक ग्लूकोज। अब हम देखते हैं कि दोनों प्रोडक्ट आएंगे कैसे माइटोकॉन्ड्रिया तक। तो उसका तो अल्टीमेटली एक ही सोर्स है, ब्लड, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हर सेल तक हर चीज़ को पहुंचाता है। यानी वो हमारा एक कोरियर का, बॉडी में कोरियर का काम करता है। तो आएगा तो ग्लूकोज भी और ऑक्सीजन भी ब्लड के थ्रू। अब हम देखते हैं कि ऐसा ब्लड में क्या है जिसके थ्रू ये दोनों चीज़ें सेल तक पहुंचती हैं। बेसिकली ब्लड 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है। WBC जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, उनसे लड़ता है। ये इसे हम आर्मी भी कह सकते हैं अपनी बॉडी की। दूसरा है RBC रेड ब्लड सेल, जो मैक्सिमम होता है हमारी बॉडी में, और इसमें एक हीमोग्लोबिन नाम का केमिकल होता है जिसका कलर रेड होता है। इसीलिए हमारे ब्लड का कलर भी रेड होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम ब्लड में मैक्सिमम RBC ही होता है। दूसरा होता है प्लेटलेट्स, तीसरा, जो अगर बॉडी में कहीं भी कट लग जाता है तो एक थिक लेयर बना देता है ताकि ब्लड उस कट से ज़्यादा बाहर ना निकल पाए। तो उसे क्लॉटिंग कहते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग करता है। और 4th पार्ट है प्लाज्मा,
जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जिसमें ये सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स फ्लोट करते हैं। देखते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन कैसे सेल तक या माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचती है। जैसे हमें पता है कि जो भी हम चीज़ खाते हैं, जैसे प्रोटीन लिया, कार्बोहाइड्रेट लिए, फैट लिए, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते डाइजेस्ट हो जाते हैं, और डाइजेशन के बाद इसमें सिंपल कंपाउंड बनता है ग्लूकोज, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ब्लड का काफ़ी फ्लो होता है, तो ग्लूकोज जो है आरबीसी की सरफेस पे जाके चिपक जाता है, और ब्लड जो है हर सेल तक उस ग्लूकोज को पहुंचा देता है। हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कैसे सेल तक पहुंचती है। तो आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोडक्ट होता है या केमिकल होता है, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाता है, और उस प्रोडक्ट को लेके सेल्स तक पहुंचता है, और फिर वहाँ जाके अपना हीमोग्लोबिन अपना बॉन्ड ऑक्सीजन से तोड़ लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करके सेल को दे देता है, और सेल ने जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट किया अपना काम करके, उससे फिर से एक कंपाउंड बनाता है हीमोग्लोबिन, और उसे लेके लंग्स तक जाता है, और लंग्स पे पहुंच के उस कंपाउंड को फिर तोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स को दे देता है, और वहाँ से फिर से ऑक्सीजन को लेके फिर से कंपाउंड बना के सेल्स तक आता है। यही प्रोसेस बार बार चलती है। अब जैसा हमें पता है कि हर सेल में उसकी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस होता है, तो आरबीसी भी तो एक सेल है, उसके पास भी न्यूक्लियस होना चाहिए। लेकिन नेचर ने न्यूक्लियस को हटाकर, क्योंकि वो भी कुछ स्पेस तो घेरेगा, तो नेचर ने क्या किया, उस स्पेस की जगह उस आरबीसी को और ज़्यादा हीमोग्लोबिन दे दिया, ताकि वो मैक्सिमम गैसेस का एक्सचेंज कर सके। मोरओवर आरबीसी एक सेल है, उसको अपने काम करने के लिए एनर्जी भी चाहिए, तो एनर्जी जनरेट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। अब अगर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन तो उसके पास ऑलरेडी है, तो वो यूज़ करके एनर्जी जनरेट कर लेगा, तो सेल्स तक क्या पहुंचाएगा। जैसे अगर जोमेटो वाला कोई, आपने किसी खाने का ऑर्डर दिया और जोमेटो वाला ही खाना खा जाए, तो आपके पास क्या लेके आएगा। तो नेचर ने उस आरबीसी को माइटोकॉन्ड्रिया या एनर्जी जनरेट करने का सोर्स ही नहीं दिया। आरबीसी भी तो एक सेल है, उसके ऑर्गेनल्स को एनर्जी चाहिए, लेकिन एनर्जी जनरेट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वो अपना काम एनॉर्बिक रेस्पिरेशन करके थोड़ी बहुत एनर्जी जनरेट करता है, और सिर्फ इसी कारण वो 3 महीने तक ही जिंदा रह पाता है आरबीसी, और 3 महीने के बाद वो डेड हो जाता है। इसीलिए हर 3 महीने बाद हमारी काफ़ी आरबीसी डेड हो जाती है और नई आरबीसी बनती रहती है। यानी हमारी बॉडी में 3 महीने से ज़्यादा पुराने आरबीसी नहीं होते, और यही लॉजिक है जो HbA1c टेस्ट जो शुगर का हम कराते हैं, उसमें 3 महीने की एवरेज शुगर हमारी बॉडी में कितनी रही है वो टेस्ट करते हैं। तो जो आरबीसी 3 महीने से पुराने तो हमारी बॉडी में है ही नहीं, तो वो 3 महीने तक कितना ग्लूकोज लेके गए और कितना खर्च किया, वो एवरेज निकाल कर हमें पता लग जाता है। मोरओवर अगर बॉडी में हमारे हीमोग्लोबिन कुछ स्पेसिफिक रेंज के से कम होगा, तो यानी कि आरबीसी हमारी बॉडी में कम है, और आरबीसी कम होने का मतलब हर सेल तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं पहुंचेगी, तो सेल अपनी फंक्शनिंग पूरी प्रॉपर नहीं कर पाएगा, तो हमारी बॉडी में थकावट फील होगी, और दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड एनीमिया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं लंग्स का, लेकिन इसको समझने के लिए हम चलते हैं हार्ट पे। जैसे हम बैलून को अगर हवा भरते हैं तो बैलून एक्सपेंड करता है और हवा अंदर चली जाती है, और जब हम बैलून को दबाते हैं तो उसमें जितनी हवा है वो बाहर निकल जाती है।
ऐसे ही हार्ट में एक चैम्बर होता है जिसमें ब्लड होता है, और हार्ट की मसल्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती है तो अंदर का स्पेस कम हो जाता है चैम्बर का, तो ब्लड जो है आर्टरीज में पंप कर देता है, और एक बार रिलैक्स करता है मसल को तो वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है चैम्बर का, तो ब्लड उसमें रिसीव हो जाता है। यानी जो हमने हाथ के प्रेशर से काम लिया था वो अब हार्ट की मसल्स काम कर रही हैं। तो ये मसल सेल्स जो हैं यही हमारी बॉडी में कहीं भी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो यही काम करेंगी। इसी एनालॉगी से लंग्स में भी जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें है वो बाहर आ जाने चाहिए, और जब मसल सेल्स लंग्स के एक्सपेंड करेंगे या रिलैक्स करेंगे तो ऑक्सीजन अंदर आ जानी चाहिए। लेकिन नेचर ने लंग्स को मसल सेल्स ही नहीं दी। इस फिगर में ये लंग्स दिखाए हैं, इनकी सेल्स को एल्वियोली सेल्स कहते हैं। ये स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनकी सेल मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है ताकि गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो जाए। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड और लंग्स में इसी के थ्रू एक्सचेंज होती हैं। जैसे दो कमरों में अगर कपड़े का पार्टीशन हो और एक कमरे में अगरबत्ती जलाएं तो दूसरे कमरे में जल्दी स्मेल आ जाती है, और अगर पार्टीशन दीवार का हो यानी काफ़ी मोटा हो तो काफ़ी देर से दूसरे कमरे में स्मेल आती है। इसीलिए एल्वियोली सेल्स की मेम्ब्रेन भी काफ़ी पतली है। अब अगर लंग्स में मसल सेल्स भी होंगी तो कुछ स्पेस तो वो भी ऑक्यूपाई करेंगी, और एल्वियोली सेल्स को कम हो जाएंगी, और कम होने का मतलब गैसेस का एक्सचेंज भी कम हो जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी को तो मैक्सिमम आउटपुट चाहिए लंग्स से, तो नेचर ने हमारे लंग्स को मसल सेल्स ना देकर उसके नीचे एक स्ट्रक्चर दिया है, डायाफ्राम। जिस डायाफ्राम इज़ मेड ऑफ प्योरली मसल सेल्स, जैसा इस फिगर में हम देखते हैं। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि लंग्स के नीचे एक डायाफ्राम होता है जो प्योरली मसल सेल्स का बना होता है। तो जब यही डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है, जब ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी देखिए कि इसकी लेंथ कम हो गई, और जब ये रिलैक्स करता है तो इसकी लेंथ बढ़ गई, यानी यहाँ पे मसल सेल्स एक्सपेंड हो गई, यहाँ पे मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो ये देखिए ये जो चेस्ट की कैविटी है ये बढ़ जाएगी क्योंकि ये नीचे को हो गई, और जैसे चेस्ट की कैविटी बढ़ गई तो यहाँ पे जो प्रेशर है एयर का वो कम हो जाएगा क्योंकि स्पेस बढ़ गया। अब जब यहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो गया और एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा है तो हमारी नोज़ के थ्रू लंग्स में उस जगह को भरने के लिए एयर अंदर आती है, यानी हम इनहेल करते हैं। और दूसरे केस में जब ये रिलैक्स करती है डायफ्राम तो ये ऊपर को उठती है और ये स्पेस जो है कैविटी स्पेस ये कम हो जाता है, और कम होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर से, और इस कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर ट्रैवल करती है और उसे हम एक्सहेल कहते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर कर रहे हैं। इसी कारण जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका सांस जल्दी फूलता है क्योंकि डायफ्राम के नीचे ही वार्म होता है और डायफ्राम को पूरा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए जगह नहीं मिल पाती, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी का सांस जल्दी फूल जाता है। इसलिए जनरली कहा जाता है कि हमें सांस पेट से लेना चाहिए ताकि डायफ्राम पूरा रिलैक्स कर सके और कॉन्ट्रैक्ट कर सके और लंग्स पूरी तरह से एक्सपैंड कर सकें और कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। मस्ट बी अवेयर दैट ओम इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्र ऑन दिस अर्थ। ओम वर्ड 3 लेटर से मिलकर बना है, आ, उ और म।
जब हम आ वर्ड लेटर बोलते हैं तो हमारा आप देखेंगे कि डायाफ्राम जो है ऊपर की तरफ आता है और लंग्स को प्रेस करता है और उसके बाद ऊ वर्ड बोलने पर लंग्स स्क्वीज होना शुरू हो जाते हैं और जो भी गैस उसके अंदर है वो हमारी माउथ कैविटी के अंदर आ जाती है। और जब वर्ड लेटर बोलते हैं तो हमारी जो भी गैसेस, जनरली तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी, वो गैस नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। यानी पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर हो जाता है। और यही बार बार हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे तीनों ऑर्गन फुल कैपेसिटी से काम करना शुरू कर देते हैं। शायद अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आरबीसी को न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नेचर ने क्यों नहीं दिया और लंग्स को मसल सेल्स क्यों नहीं दिए। यानी नेचर ने भी कुछ मैक्सिमम आउटपुट पाने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस सेल्स में या ऑर्गन्स में किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।